Hello students, welcome back to my channel. Let's learn with Megha. In this video we will be covering the topic founding father of economics, and as I have already stated that आपके chapter wise वीडियोज़ नहीं आएंगी, आपके टॉपिक वाइज वीडियोज़ आएंगी. सो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और ऑर्गेनाइज्ड वे में वीडियोज़ को देखते रहिए, मतलब सीक्वेंस को फॉलो बिल्कुल करते रहिए और नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए. राइट. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडम स्मिथ के बारे में और उनसे रिलेटेबल ये सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे. सो स्टार्ट करते हैं. एडम स्मिथ जो है वो वन ऑफ द पाइनियर्स माने जाते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के. पाइनियर्स मतलब होता है जो भी इनोवेट करता है, कुछ नया एक स्टार्टअप करता है, राइट, कुछ इनिशिएट लेता है. तो पाइनियर का मीनिंग तो ये होता है. द पॉइंट इज़ जब इकोनॉमिक सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस की बात आती है तो एग्जिस्टेंस की बात आने पे हमेशा एडम स्मिथ का नाम हमेशा हाईलाइटेड होता है, टॉप पर होता है. तो दैट्स वाई एडम स्मिथ को वन ऑफ द पाइनियर्स बोला जाता है फॉर दिस सब्जेक्ट. राइट. सो हम इनके एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो हम एडम स्मिथ जो हैं ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी. पॉलिटिकल इकोनॉमी इज़ बेसिकली इज सेड एज सेम चीज़ है. मॉडर्न इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल इकोनॉमी एक ही बात है. द पॉइंट इज़ जिस टाइम उन्होंने ये बुक लिखी थी जिसकी वजह से उनको ये टाइटल मिला फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो उस टाइम इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था. राइट. तो ये तो था उनके टाइटल की बात. ना उनका बर्थ हुआ था स्कॉटलैंड में एंड देन उन्होंने एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो को एंड ही आल्सो बिकेम फिलोसोफर बाय ट्रेनिंग. एंड उनका एक वेल नोन वर्क भी आया एग्जिस्टेंस में दैट वाज नोन एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि पब्लिश हुआ 1776 में. ये इनका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क माना जाता है. एंड ये जो बुक है इसको वेल्थ ऑफ नेशन से भी जाना जाता है. राइट. तो ये तो था इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. बट अब हम आगे बात करते हैं इनके कुछ और नोटेबल वर्क के बारे में. तो जैसा कि मैंने आपको बताया द वेल्थ ऑफ नेशंस तो उनकी एक बुक थी, बट उससे पहले भी इन 1759 उन्होंने अपनी एक बुक प्रेजेंट की थी, पब्लिश की थी, दैट वॉज द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स. राइट. तो इस बुक में क्या था कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड किए, कुछ ऑब्जर्वेशन रखे जो कि बाद में अगेन रिपीट हुए थे द वेल्थ ऑफ नेशंस में. ठीक है. तो उस ऑब्जर्वेशन में कहीं ना कहीं उन्होंने यही बोला कि जो मैन है तो दैट सेल्फ सीकिंग मैन आर ऑफन लेड बाय एन इनविजिबल हैंड. राइट. मतलब उनको पता नहीं चल रहा होगा, विदाउट नोइंग, विदाउट इंटेंडिंग इट, तो चीज़ें अपने आप ही सोसाइटी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती चली जाएंगी. तो ये उनका कहने का मतलब था उस पर्टिकुलर इनविजिबल हैंड के थ्रू जो उन्होंने एक बात बोली थी. और ये बोला था उन्होंने द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स में ऑलरेडी. मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये चीज़ उन्होंने ऑलरेडी एक अपना आइडिया प्रेजेंट कर चुके थे वो इस पर्टिकुलर बुक में. राइट. वेल्थ ऑफ नेशन में तो ये आइडिया एक तरह से उन्होंने फिर से अच्छे और बेटर एग्जाम्पल्स के साथ दोबारा प्रेजेंट किए, बट उन्होंने इसका एक जिस्ट प्रेजेंट कर चुके थे वो ऑलरेडी अपनी एक पुरानी बुक में भी. राइट. तो अभी हमने इनविजिबल हैंड के बारे में जो बात की तो उसमें बेसिकली यही था उसका मतलब कि इनविजिबल हैंड मतलब होता है कि लोग, जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, जितने भी लोग हैं हमारी इकनॉमी में, जब वो अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली इकनॉमी जो है वो अपने आप ही एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कर देगी ओवरऑल इकोनॉमी में, और सारी सोसाइटी जो है वो अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से सब वेलफेयर में भी होंगे. राइट. तो सारी चीज़ें सेल्फ रेगुलेटिंग होगी प्लस इकोनॉमी अपने बेस्ट पे होगी. तो ये तो इनकी थ्योरी, ये थी इनकी थ्योरी. ठीक है. तो इनविजिबल हैंड का मतलब आपने आई गेस समझ लिया होगा. अगर आप इस पिक्चर में देखें तो पिक्चर में भी यहाँ पे शो किया गया है कि जैसे एक इकोनॉमी शो की गई है, उसमें फैक्ट्री है, सिटी है एंड ऊपर से एक इनविजिबल हैंड आ रहा है. तो मीन्स यही कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है इकोनॉमी में, लाइक अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ भी गया है तो एक इनविजिबल हैंड की वजह से, मतलब कुछ एक एक्सटर्नल एनर्जी होगी जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वापस से चीज़ें उसी तरह करने लगेंगे जिस तरह से होनी चाहिए एंड इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी. राइट. तो ये था उनकी थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड में. अब बात करते हैं उनका जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क था, दैट वाज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन. तो इस बुक में उन्होंने बेसिकली क्या प्रोवाइड किया, उन्होंने कुछ सेंट्रल क्वेश्चन फोकस किए, लाइक
कि इकोनॉमी की जो वेल्थ है, इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो जनरेट कैसे होती है, या फिर कोई भी कंट्री को क्या चीज़ ऐसी होती है जो रिच या पुअर बनाती है। तो ये क्वेश्चंस अराइज क्यों हुए, क्योंकि ऑब्जर्व ये किया गया था कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे नेचुरल वेल्थ तो बहुत सारी है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, बट स्टिल दे आर नॉट अमंग दी रिचेस्ट कंट्रीज़। एंड इनफैक्ट ये भी नोटिस किया गया कि रिसोर्स रिच होने के बावजूद दे आर कमिंग अंडर दी पुअरेस्ट कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड, राइट। जैसे कि अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका है, उनकी कुछ कंट्रीज़ वन ऑफ मतलब पुअरेस्ट कंट्रीज़ में से काउंट होती थी, कि उनकी कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी थी जो वर्ल्ड वाइड पुअरेस्ट कंट्रीज़ में अगर नाम लिया जाए तो उनको ईजिली काउंट किया जाएगा, जबकि वहाँ पे रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी, नेचुरल रिसोर्स की, राइट। और ये भी नोटिस किया गया कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं हैं, बहुत स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, बट स्टिल वो बहुत प्रॉस्पेरस हैं। तो इसका क्या आंसर, इसका फाइनली क्या एक कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये था कि कोई भी इकोनॉमी की वेलबींग जो होती है या इकोनॉमिक वेल्थ जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि रिसोर्सेज का पोजीशन कितना है, मतलब आपकी कंट्री के अंदर या आपके पास कितना रिसोर्स है, इस बात से अकेले कुछ मैटर नहीं करता, बल्कि पॉइंट ये है कि ये रिसोर्सेज जो हैं वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमी कैसे, जो हम लोग हैं जिनके पास भी रिसोर्सेज हैं, हमारी इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज हैं, तो वो किस तरह से उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है फॉर द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, एंड अगेन वो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आगे इनकम और वेल्थ भी जनरेट होगी उसी प्रोसेस की वजह से। तो वो उसका सिर्फ पोजेशन ही सब कुछ नहीं होता, बट प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है किसी भी रिसोर्स का, तभी वो एक फ्लो ऑफ प्रोडक्शन या इनकम जनरेशन में हेल्प करती है। तो ये इनका एक कंक्लूजन निकला इस बात से, राइट। और इसको अगर आप याद रखना चाहें तो इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से याद रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल इज़ वेरी कॉमन टू एवरी पर्सन नाउअडेज, एंड मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास एक ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का काम कर सकता है अगर आप चाहें तो, राइट। बट पॉइंट इज़ अल्टीमेटली अगर हम एक मेजॉरिटी में देखें तो लोग जो हैं वो इसको एक टाइम पास या एक सिर्फ कम्युनिकेशन, कुछ लिमिटेड चीज़ों के अकॉर्डिंग ही उसको, एंटरटेनमेंट या इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही उसको यूज़ करते हैं, बट सोर्स ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ लर्निंग के तौर पे यूज़ नहीं करते। एंड अगेन अगर उसको इस तरह से भी लर्न करें, यूज़ करें, तो ऑटोमेटिकली मोबाइल की वजह से भी काफ़ी चीज़ें आप मतलब आपको नॉलेज होगी, और आप अगेन इकोनॉमी में भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्री करेंगे अगर आपको नॉलेज होगी, अगर आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई स्किल्स डेवलप करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आगे चल के आपके कोई बिजनेस स्टार्टअप जो भी आप करेंगे उसमें वो एक कंट्रीब्यूशन का रोल प्ले करेगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग मोबाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में तो आता है, लेकिन सिर्फ पजेस करते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते, राइट। तो ये बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल हो गया इस चीज़ के लिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि एक कोट जो बहुत फेमस थी एडम स्मिथ की, जो इस बुक में लिखी गई, एक पैसेज था जो उनकी इन्फ्लुएंशियल बुक जो थी उसमें ही एज एन रिकॉग्नाइज किया गया था एज एन एडवोकेसी फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो वो पैसेज क्या था, वो ये पैसेज है, या इसको हम कोट भी बोल सकते हैं। तो ये कोट जो है ये प्रोवाइड मतलब उनकी बुक में उन्होंने लिखी थी, और इस कोट से उन्होंने ये बताना चाहा कि ये जो जितने भी बचर्स होते हैं, ब्रूअर होते हैं, या फिर बेकर हैं, मतलब जितने भी लोग फूड बना रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो हमारी मतलब हंगर को रिड्यूस कर रहा है, राइट, या फुलफिल कर रहा है। तो अल्टीमेटली वाई दे आर प्रोवाइडिंग अस दीज थिंग्स, वाई दे आर प्रोवाइडिंग दिस फूड फॉर अस, राइट। तो क्यों ऐसा वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम उनको ख़रीदें और हम अपना फुलफ़िल करें हमारी नीड्स को, बिकॉज द फैक्ट इज़ वो हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए नहीं कर रहे हैं कि हाँ कि हमारी पब्लिक को ज़रूरत है तो इसलिए हम उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, नो, बट द फैक्ट इज़ दे आर मोटिवेटेड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, वो अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड हैं, दैट्स वाई वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे वो चीज़ तब तक नहीं ले सकते, मतलब उनकी जो नीड है, जैसे कि ऑफकोर्स वो फूड अगर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके इन रिटर्न वो क्या ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं, राइट। तो उनकी जो नीड है मनी, वो हमसे तब तक नहीं ले सकते जब तक वो हमें वो चीज़ प्रोवाइड ना करें जो हमें ज़रूरत है,
राइट। अगर एक इसको भी एक एग्जांपल से समझें, एक सिंपल सी बात है, हमारे घर पे भी मतलब बिजनेस तो छोड़िए कि बड़े बड़े बिजनेस सेटअप जो होते हैं, सारी चीज़ें वो छोड़िए, गुड्स एंड सर्विसेज, पॉइंट इज सेल्समैन भी आपके डोर पे आ जाता है आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने जो आपको नीड है, बट द फैक्ट इज क्या वो हमारे लिए आता है? नो। द एक्चुअल रीज़न इज वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड है कि उसको ये चीज़ सेल आउट करनी है जिससे कि उसका अपना जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाए, राइट। उसको हमसे वो मिल पाए, लाइक मनी मिल पाए जो उसको अल्टीमेटली चाहिए, राइट। वो हमसे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। तो दैट्स वाई वो हमको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ना कि वो किसी काइंडनेस में आके हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये सब, या कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो किसी काइंडनेस में आके स्टार्ट नहीं कर रहा है ना। तो ये चीज़ उन्होंने इस चीज़ से बताई कि अल्टीमेटली लोग जो हैं वो अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और फिर वो हमें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं या कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर कोट को एन एडवोकेसी फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला गया, राइट। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज साइटेड एज एन एडवोकेसी फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी, राइट। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज लेसे फेयर। तो यहाँ पे भी एडम स्मिथ जो थे उन्होंने लेसे फेयर इकोनॉमी को स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। बेसिकली लेसे फेयर क्या होता है, एक बिलीफ होती है कि इकोनॉमी जो है या बिजनेस जो है वो फंक्शन बेस्ट करते हैं जब कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। तो ये इस पे एडम स्मिथ काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करते थे, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसका मतलब वही हो गया ना जो हमने अभी भी पढ़ा था, अभी हमने थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड पढ़ी थी, तो उसमें भी ये क्या था कि सेल्फ रेगुलेटिंग हो रहा है सब कुछ, मतलब किसी चीज़ का किसी का भी इंटरवेंशन नहीं है। तो वही चीज़ है, उसको एक अगर टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो वो है लेसे फेयर। एंड लेसे फेयर बेसिकली एक फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया टर्म है जिसका मतलब यही है कि इसका मतलब अगर फ्रेंच में बोला जाए टू लीव अलोन, मतलब हमें हमारे हाल पे छोड़ दो और हम अपने अकॉर्डिंग ही, हमारे सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे ही हम खुद की इकोनॉमी को रेगुलेट कर लेंगे। ये बिलीफ थी इस पर्टिकुलर टर्म की, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के एक गाइडिंग प्रिंसिपल बना कैपिटलिज्म के लिए और या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए, और इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोला जाता है, राइट। तो ये था आपके आज के लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर टुडे।